हेलो गाइस, नमस्कार। राम टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरसीसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो जनरली फंडामेंटल्स ऑफ डब्ल्यूएसएम पर आधारित होगा और आरसीसी के स्टार्टिंग पर यानी इंट्रोडक्शन बेस पे कुछ क्वेश्चन होंगे। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन बनने की, उन क्वेश्चंस को The width and effective depth of a reinforced concrete beam are 300 mm and 500 mm। विड्थ दिया है यानी बी की वैल्यू गिवन है 300 mm और डी के वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डी की वैल्यू दी है 500 mm। पूछा है द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन कंक्रीट में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है कितना है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड स्टील और स्टील में कितना 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्या पूछा क्या गया है व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टेकन एम की वैल्यू कितनी लेनी है, एम की वैल्यू लेनी है हमें 19। तो हमें न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या होता है एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। तो यहाँ पर हमें गिवन है वैल्यू है एम की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू दी है 19, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू दी है 4 और सिग्मा एस टी की वैल्यू दी है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर और स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू दी है 500 mm। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू। एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एम सिग्मा सी बी सी, तो एम की वैल्यू गिवन है 19, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू गिवन है सिग्मा सी बी सी की एक बार देख लेते हैं वैल्यूज़ को 500 डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और 4 वैल्यू। तो देख लेते हैं एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं एम की वैल्यू गिवन है 19, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू गिवन है 4 अपान 19 इंटू 4 प्लस 140 इंटू 500 कैलकुलेट कर लेते हैं सभी वैल्यूज़ को। 19 इंटू 5 इंटू 500 अपान 19 इंटू 4 प्लस 140। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में वैल्यूज़ आ जाती है एक्स की वैल्यू ये आ जाती है 202 mm। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। एक्स की वैल्यू क्या होती है न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है एम सिग्मा सी बी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एस एम के आधार पर क्या होता है एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। एम की वैल्यू गिवन है 19 पुट कर दिए, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू गिवन है 4 पुट कर दिए और फिर एम सिग्मा सी बी सी है तो उसको पुट कर दिए प्लस सिग्मा एस टी है, सिग्मा एस टी की वैल्यू गिवन है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो इसको पुट कर दिए इंटू डी होता है। तो डी की वैल्यू यानी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल इफेक्टिव डेप्थ, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना है 500 दिया है। वैल्यूज को पुट कर दिए, कैलकुलेट करने के बाद में एक्स की वैल्यू आ रही है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आ रही है 202 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एज पर IS 456 2000। IS 456 2000 के अनुसार कंक्रीट के लिए सुरक्षा का आंशिक यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होगा, कितना होगा। कंक्रीट के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर कंक्रीट के लिए हो जाएगा, कंक्रीट के लिए हो गया मैक्सिमम वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हमको पता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 1.5 हुआ 1.11, तो ये तो WSM में लेते हैं कंक्रीट और स्टील का, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंक्रीट के लिए ले सकते हैं 3 हुआ 1.78, नहीं ये भी नहीं लेंगे।
3 तो लेते हैं कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए लेते हैं 1.78 जब होता है WSM मेथड। तो यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग है। यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट एंड स्टील पूछा होगा, कंक्रीट एंड स्टील। तो कंक्रीट का होता है 1.5 और स्टील का पॉइंट होता है 1.115। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, यानी कंक्रीट का देखेंगे तो कंक्रीट का होता है 1.5 और स्टील का जब देखेंगे एंड स्टील और जब स्टील का देखेंगे तो 1.15 होगा, यानी ये पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स, यानी एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन इस्पात वहन करता है। स्टील क्या करता है या रीइंफोर्समेंट क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करता है। तो यहाँ पर पूछा एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में यानी आरसीसी में टेक्स रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी स्ट्रक्चर, यानी रीइंफोर्समेंट यानी प्रबलन या स्टील आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या वहन करता है, टेंशन को वियर करता है, कंप्रेशन को वियर करता है, शियर को वियर करता है या टॉर्जन को वियर करता है। तो स्टील के किसको वियर करता है, स्टील वियर करता है टेंशन को, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस को वियर करता है रीइंफोर्समेंट। ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेक्शन इन आरसीसी स्ट्रक्चर इज नॉट फुली स्ट्रेस टू अंडर रीइंफोर्समेंट, ओवर रीइंफोर्स्ड या बैलेंस्ड सेक्शन वैल्यू व्हेन स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन में व्हिच स्टील इज नॉट फुली स्ट्रेस, यानी कि स्टील फुली स्ट्रेस नहीं हो रहा है, यानी अपने परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंच रहा है। उससे पहले क्या हो रहा है, इसका मतलब कि स्टील अपने परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंच रहा है, उससे पहले कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंच रहा है। तो कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंच रहा है, यानी कि कंक्रीट फेल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर स्टील की मात्रा ज़्यादा डाली गई है, कंक्रीट की मात्रा कम है, इसलिए कंक्रीट पहले फेल हो रहा है। तो स्टील की मात्रा अधिक हो जाता है तो क्या होता है, यानी कि जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ग्रेटर है, यानी यहाँ पर जो सेक्शन है यहाँ पर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, यानी XA ग्रेटर देन XC है। जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ग्रेटर है। यहाँ पर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, ब्रिटल फेलियर होता है। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कैसा फेलियर होता है, ब्रिटल फेलियर होता है, यानी सडन फेलियर होता है। कोई भी उसमें ये क्या होता है, अलर्ट नहीं रहता, मतलब कोई भी वो चांस नहीं रहता उसमें से कि पहले इन्फॉर्म करे फेल होने से पहले। क्या होगा, ये सडन फेलियर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, यानी कि बी पार्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, बी पार्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डी एंड एक्स आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया है, स्मॉल डी दिया है, और क्या दिया है इफेक्टिव डेप्थ, हाँ, और न्यूट्रल एक्सिस कितना दिया है एक्स। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में क्या होगा, लीवर आर्म की वैल्यू कितनी होती है। तो लीवर आर्म की वैल्यू सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, यानी यहाँ पर स्टील डाला गया है तो यहाँ पर सेक्शन बना लेते हैं, ये होगा हमारा सेक्शन ये, तो और ये होगा एक्स की वैल्यू, ये होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, और ये क्या होगा, ये होगा इफेक्टिव डेप्थ होगा, ये होगा इफेक्टिव डेप्थ। तो लीवर आर्म की बात करें तो लीवर आर्म कितना होगा वैल्यू, लीवर आर्म होगा यहाँ पर, लीवर आर्म होगा यानी कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ पर स्टील डाला हुआ ना, तो ये यहाँ पर टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल स्ट्रेस है ये, और ये टेंशन और कंप्रेशन के रिजल्टेंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के रिजल्टेंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं, यानी कि ऊपर से ये x/3 घटा दो, स्मॉल डी में से
अगर x/3 घटा देंगे तो ये हमारा लीवर आर्म कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्ट, d - x/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड सेक्शन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस इन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन या कंप्रेशन दोनों के लिए, यानी अगर हम पूछें कंप्रेशन जोन से ज्ञात करो या टेंशन जोन से ज्ञात करो, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, स्टील केवल स्टील पर या कंक्रीट केवल पर, या स्टील और कंक्रीट दोनों पे डिपेंड करेगा, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं दोनों, यानी एक बार टेंशन जोन से निकाल के वैल्यू, एक बार कंप्रेशन जोन से निकाल के वैल्यू देख लेते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो हमें पता चल जाएगा। अगर हम देखें कि स्टील यानी टेंशन जोन से निकाल के देखें तो क्या होगा, AST एरिया ऑफ स्टील, AST इंटू सिग्मा ST इंटू लीवर आर्म D - x/3, यानी कि यहाँ पर ये ST आ रहा है, यानी स्टील पर डिपेंड हो रहा है। सेकेंड चीज़ देख लेते हैं। अगर हम कंप्रेशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लें, कैलकुलेट करके देख लें, यानी क्या होगा, B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CBC, यानी स्ट्रेस का एवरेज इंटू लीवर आर्म, यहाँ पर यानी कि इस कंक्रीट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर कंक्रीट नहीं गिवन रहेगा तो हम सिग्मा CBC नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी कि कंक्रीट पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों पे, यानी स्टील और कंक्रीट दोनों पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इससे पता चलता है कि कंक्रीट और स्टील दोनों पे डिपेंड करता है क्या चीज़, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर बैलेंस सेक्शन है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कंक्रीट एंड स्टील बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट इज। इफेक्टिव कवर कितना होगा रीइंफोर्स्ड का, यानी प्रबलन प्रभावी आवरण कितना होगा, देख लेते हैं। ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर स्टील पड़ी हुई स्टील पड़ी हुई है, यानी कि इसकी स्टील के रॉड पड़े हुए हैं, और ये अगर देखें हम क्लियर कवर होता है, यानी ये क्लियर कवर होता है, और ये क्या होगा यहाँ पर, यानी कि जो हाफ डायमीटर ऑफ बार होगा। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर इफेक्टिव कवर, यानी कि ये तो कितना हो जाएगा, अगर हम क्लियर कवर यानी टोटल में से कितना घटा दें, हाफ घटा दो स्टील बार को, ठीक है, कितना घटा दो स्टील के बार को, डायमीटर को हाफ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा इफेक्टिव कवर, ठीक है। यानी कि फिर से डायग्राम बना के देख लेते हैं क्लियर। ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। और अगर हम देखें इफेक्टिव, क्या पूछा है, इफेक्टिव कवर कितना होगा, यानी इतना होगा ये चीज़ नीचे का, यानी कि इसके CG से अगर देखें, स्टील के CG से नीचे का जो भी डेप्थ होगा आउटर साइड का, तो यही होगा इफेक्टिव कवर होगा। क्लियर कवर इतना हो जाएगा, ये क्लियर कवर है। क्लियर कवर में अगर आधा डायमीटर स्टील के जो डायमीटर है उसको आधा ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर तो इतना होगा, यानी स्टील के बार डायमीटर है उसके बाहर का, ये इधर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लियर कवर हो जाएगा। अगर इसमें आधा डायमीटर का आधा ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर इक्वल टू हो जाएगा क्लियर कवर प्लस 1/2 इंटू डायमीटर ऑफ बार डाया। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी पार्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, यानी क्लियर कवर प्लस हाफ डायमीटर ऑफ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस C। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है क्या होगा, बैलेंस सेक्शन होगा क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं तीनों चीज़ को।
अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए माने हैं और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस माने हैं एक्स सी, अगर एक्स ए की वैल्यू एक्स सी से कम है, इसका मतलब क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। एक्स ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एक्स सी है, इसका मतलब है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है यानी वास्तविक उदासीन अक्ष है, अगर क्रांतिक उदासीन अक्ष से ग्रेटर है यानी बड़ी है, तो कैसा होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। अगर बात करें कि वास्तविक उदासीन अक्ष और क्रांतिक उदासीन अक्ष दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसे कहते हैं बैलेंस सेक्शन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड सेक्शन। क्या पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है कि अल्प परबलित खंड यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए क्या होता है। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए फर्स्ट वाला कंडीशन हो जाएगा एक्स ए लेस देन एक्स सी, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स ए लेस देन एक्स सी। तो यहाँ पर कोई भी करेक्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा, जैसे कि अगर देखें पहला देखें तो एक्स ए या एक्स ए इक्वल टू एक्स सी यानी पहला है जो बैलेंस सेक्शन है, दूसरा है एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी यानी कि दूसरा है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, थर्ड है एक्स ए ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एक्स सी। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो डी पार्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर दिया होता एक्स ए लेस देन एक्स सी तो वो करेक्ट ऑप्शन होता। तो यहाँ पर क्या टिक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे डी पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कोइंसाइड विद द क्रिटिकल एक्चुअल डेप्थ, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, निम्न में से किसका उदासीन अक्ष यानी न्यूट्रल एक्सिस क्रांतिक न्यूट्रल एक्सिस के अनुरूप होता है, कोइंसाइड करता है। तो बैलेंस सेक्शन का, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का पूछा गया है। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कोइंसाइड विद द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंस सेक्शन या क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बैलेंस सेक्शन दिया है, यानी ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट बैलेंस सेक्शन। अगर कोइंसाइड कर रहा है यानी कि एक्स ए जो है एक्स सी के बराबर है, तो क्या ऐसा अभी बताया है भी बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन इज, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है यानी कि यहाँ पर हमारा स्टील पहले अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुँच जाएगा, तो टेंशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना होगा। टेंशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी अभी कैलकुलेट करके देखा है इन टेंशन जोन, कितना हो जाएगा ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स बाई थ्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर कंप्रेशन जोन से बोला होता निकालने के लिए तो कंप्रेशन जोन से भी निकाल के लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन, तो क्या करते बी इंटू एक्स इंटू स्ट्रेस का एवरेज ले लेते सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स बाई 3, करेक्ट आंसर ये हो जाता फिर अगर कंप्रेशन जोन से होता पूछा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बोला है, अंडर रीइंफोर्स्ड यानी कि यहाँ पर स्टील पहले अपने परमिशन लिमिट पे पहुँच रहा है, तो स्टील वाले सेक्शन से कैलकुलेट कर लिए। ओवर रीइंफोर्स्ड बोल देता है यानी कंक्रीट पहले फेल होता यानी ब्रिटल फेलियर होता, तो कंप्रेशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमम टेंशन
स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू प्रोवाइड, यानी क्या करने के लिए बोला गया है, मिनिमम स्टील रीइंफोर्स्ड मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू प्रोवाइड टू कंट्रोल एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, यानी डिफ्लेक्शन को से बचने के लिए क्या होता है कि कम से कम प्रबलित किया जाता है या कम से कम स्टील डाला जाता है। दूसरा चीज़ है कंट्रोल सरफेस क्रैक, जो सरफेस यानी सतह पर जो भी क्रैक जनरेट हो रहे हैं उनसे बचने के लिए स्टील कम डाला जाता है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में। या प्रिवेंट सडन फेलियर, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील इसलिए कम डाला जाता है कि सडन फेलियर ना हो जाए। या नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो बता दें कि कभी भी किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील की मात्रा कम डाली जाती है, आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील की मात्रा कम डाली जाती है क्योंकि अगर स्टील की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा यानी कि स्टील की मात्रा बढ़ जाएगी अगर, तो क्या होगा, कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा, कंक्रीट पहले फेल होगा यानी सडन फेलियर होगा, सडन फेलियर यानी कि ब्रिटल फेलियर होगा। ठीक है, तो ब्रिटल फेलियर यानी कभी हम ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की डिज़ाइन नहीं करते हैं, हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन या बैलेंस सेक्शन के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, कभी भी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी पार्ट, यानी कि सडन फेलियर या ब्रिटल फेलियर से बचने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा स्टील आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील की मात्रा कम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड इज लेस देन द रिक्वायर्ड टू द बैलेंस सेक्शन देन द आरसीसी बीम इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संतुलित खंड के लिए आवश्यक प्रबलन की तुलना में दिया गया प्रबलन क्षेत्र कम है तो ऐसी आरसीसी धर्म को क्या कहते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड इज लेस देन द रिक्वायर्ड, यानी कि जो एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट है प्रोवाइड किया गया है, इज लेस देन द रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत थी उससे कम की प्रोवाइड किए हैं स्टील, तो क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा, यानी कि स्टील पहले फेल होगा। कम स्टील इसीलिए डालते हैं कि स्टील पहले फेल हो कि ब्रिटल फेलियर ना हो, सडन फेलियर ना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड, यानी सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जितनी ज़रूरत है स्टील की मात्रा उससे कम प्रोवाइड करते हैं कि किस लिए, क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन यानी ब्रिटल फेलियर ना हो जाए, यानी कंक्रीट ऐसा ना हो कि कंक्रीट पहले फेल हो जाए, स्टील अपने परमिसिबल लिमिट पे ना पहुंच पाए उससे पहले ही कंक्रीट फेल ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम ही प्रोवाइड करते हैं स्टील की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड reinforced section is obtained by multiplying the lever arm with। क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग लीवर आर्म। लीवर आर्म को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, बता दें कि लीवर आर्म को हमेशा कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, किसी भी फोर्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, किससे, लीवर आर्म को, यानी फोर्स इनटू लीवर आर्म। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो यहाँ पर बताया है लीवर आर्म को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम बता दें फोर्स से किया जाता है मल्टीप्लाई, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स या दोनों, तो इनमें से या कंप्रेसिव फोर्स से मल्टीप्लाई करा दो या टेंसाइल फोर्स से मल्टीप्लाई करा दो लीवर आर्म को, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी पार्ट, यानी कंप्रेसिव फोर्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स किसी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई करा देंगे लीवर आर्म को, यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट एज पर मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्स्ड AS ऑफ स्टील P इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम
ऑफ विड्थ बी एंड इफेक्टिव डेप्थ डी। तो यहाँ पर अभी बताया है कि जब मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्स बोले तो 0.85 बी डी अपान एफ वाई होता है, यानी एस टी मिनिमम के लिए होता है, मिनिमम एस टी के लिए होता है 0.85 बी डी अपान एफ वाई। अगर मैक्सिमम बोल देता यहीं पर एस टी मैक्स पूछ लेता तो एस टी मैक्स होता है 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसीडर्ड, जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसीडर्ड निग्लेजिबल या वेरी लो। सामान्यतः किसमें कंक्रीट के सामर्थ्य का नगण्य बहुत कम माना जाता है, यानी कुल मिलाके की कह रहा है कि कंक्रीट के सामर्थ्य में कंप्रेसिव फोर्स को जीरो मानते हैं या टेंसाइल फोर्स को जीरो मानते हैं, फटीग को या नन ऑफ दीज में से कोई भी नहीं। कंप्रेसिव फोर्स में हमें पता है कंक्रीट बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रांग होता है। सेकेंड चीज़ है टेंशन में ये होता है वीक, लेकिन नगण्य नहीं होता है क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स का इसका 1/10 पार्ट होता है। कितना होता है, 1/10 पार्ट होता है। फटीग में बिल्कुल जीरो होता है, निगलेक्ट रखते हैं, निगलेक्ट मानते हैं इसे कंक्रीट का इसमें स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यानी फटीग में कंक्रीट का स्ट्रेंथ बिल्कुल निगलेक्ट मानते हैं, जीरो के बराबर मानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी पार्ट फटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।